नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज जिक्र करेंगे एक ऐसी महिला की जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की पात्र नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के भीतर छिपे उस साई की सच्चाई है जो दुश्मन के लिए काम करती है और देश के लिए खतरा बन जाती है। जरा सोचिए, अगर दुश्मन सीमा पार बैठा हो लेकिन उसकी आंखें और कैमरे आपकी ही शहर में लगे हो, अगर आपकी ही गलियों से, आपके ही रेलवे स्टेशन से, आपके ही धार्मिक स्थलों से जानकारी इकट्ठा होकर पाकिस्तान पहुंच रही हो, तो यह सिर्फ जासूसी नहीं, यह अंदर से हमला है। यह भारत की सुरक्षा पर सीधा वार है। और इस पूरे जाल के बीच सामने आता है एक नाम, मीरा ठाकुर। एक ऐसा चेहरा जो बाहर से बिल्कुल आम है, पहचान नहीं पाएंगे आप देख करके, लेकिन आरोप इतने खतरनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए। एक ई रिक्शा चलाने वाली महिला, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक यही साधारण पहचान उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। और यही कहानी हमें याद दिलाती है उस धुरंधर जैसी फिल्मों की, जहां किरदार साधारण दिखता है लेकिन खेल बहुत बड़ा होता है। यहां भी वही कहानी है, बस अंतर यह है कि चुन चुनकर मार नहीं रही है किसी को, लेकिन ये रील नहीं, रियल है। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद से शुरू हुआ यह खुलासा धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। मीरा ठाकुर अकेले नहीं थी, उसके साथ 17 से ज्यादा लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें नाबालिग भी शामिल है जो ठीक से भी बड़े भी नहीं हुए हैं, कुपोषित है। और ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, इसके तार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि देश के कई संवेदनशील इलाकों तक फैले हुए हैं और देश के बाहर। देश को दहलाने की थी तैयारी। अब जरा इस नेटवर्क के काम करने के तरीकों को समझिए, आप समझेंगे, आप आश्चर्य होंगे, क्योंकि यहीं से इसकी खतरनाक तस्वीर सामने आती है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस गिरोह ने संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया, लेकिन ये सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि जासूसी के लिए थी। ये कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहां सेना की गतिविधियां होती है, रेलवे स्टेशन जहां पर हजारों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कैंटोनमेंट क्षेत्र और यहां तक कि धार्मिक स्थल जहां भीड़ सबसे अधिक होती है, ताकि शक कम हो और सबसे चौंकाने वाली बात कि हम ज्यादा नुकसान कर सकें। यह नेटवर्क डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल कर रहा है सोलर पावर कैमरे, एनक्रिप्टेड एप्स, वीओआईपी कॉल, यानी तकनीक के जरिए दुश्मन को रियल टाइम जानकारी भेजी जा रही थी, वो भी बिना पकड़े जाने के। अब सवाल उठता है कि यह जानकारी जाती कहां थी? जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के हाथ में था। सरफराज उर्फ सरदार जैसे नाम सामने आए हैं, जो वीडियो कॉल और सीक्रेट एप्स के जरिए भारत में मौजूद इन एजेंट्स को निर्देश देते थे, इन्हें गाइड करते थे, इन्हें रास्ते बताते थे कहां क्या करना है। यानी साफ है, यह कोई छोटा मोटा गिरोह काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क है, जिसका मकसद भारत की सुरक्षा व्यवस्था की हर कमजोरी को पकड़ना और उसे दुश्मन के हाथ में देना था। आतंकी हैंडलर से था मीरा का कनेक्शन। मीरा ठाकुर का मामला जितना सतह पर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई में फैला हुआ नजर आता है। और जब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और जांच से जुड़ी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक ऐसा नेटवर्क सामने आता है जो केवल एक व्यक्ति या एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भीतर और सीमा पार बैठे तत्वों के बीच एक सुनियोजित कड़ी के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिनमें ओप इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थाओं की खबरें शामिल हैं, मीरा ठाकुर का सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बताया गया। और यही इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू बनकर के सामने आता है। पाकिस्तान में बैठे जिन लोगों के साथ उसका संपर्क था, उनमें सरफराज उर्फ सरदार जैसे नाम भी सामने आए हैं। सोचिए, सरफराज उर्फ सरदार, लोग उसको सरदार के नाम से बोलते थे।
और यही वो पैटर्न है जो पहले भी कई जासूसी मामलों में सामने आता है, जहां स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोगों को सीधे किसी बड़े आतंकी संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाता, बल्कि उन्हें हैंडलर्स के जरिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि नेटवर्क का असली चेहरा छुपा रहे और कभी सामने ना आए। और इसमें भी सामने नहीं आया है। ऑप इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार मीरा ठाकुर इन हैंडलर्स के संपर्क में डिजिटल माध्यमों के जरिए थी, जिसमें एन्क्रिप्टेड एप्स, इंटरनेट कॉलिंग और वीडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यह साफ होता है कि नेटवर्क तकनीकी रूप से भी काफी एडवांस था और पारंपरिक तरीकों से पकड़ में आना आसान नहीं था। नाबालिगों को बनाते हैं जासूस। भारत के भीतर उसके कनेक्शनों को देखें तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यह कोई अकेली गतिविधि नहीं थी, बल्कि एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जिसमें कई लोग शामिल थे, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के बीच में बताई गई है। और इनमें अलग अलग उम्र के लोग शामिल हैं, यहां तक कि वो बच्चे शामिल हैं जो ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जिनके कदम वो भी देश के विरोध में खड़े हैं, आतंकियों के समर्थन में खड़े हैं। और इस काम में इस्तेमाल किए जाने की अगर बात करें हम, तो इस नेटवर्क के काम करने के तरीके को और चिंताजनक बना देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये केवल पेशेवर एजेंट्स का नेटवर्क नहीं, बल्कि समाज के भीतर से लोगों को जोड़ करके तैयार किया गया एक ढांचा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस नेटवर्क के तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों तक फैले हुए बताए गए, और इन सभी जगहों पर अलग अलग लोगों की भूमिकाएं तय थी, किसको क्या करना है। कोई लोकेशन की जानकारी जुटा रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कोई कैमरे इंस्टॉल कर रहा था, और कोई इन सभी जानकारियों को आगे भेजने का काम कर रहा था। यानी ये एक पूरी चेन की तरह थी, जिसमें हर व्यक्ति एक कड़ी की तरह काम कर रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा तार। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नेटवर्क सीधे तौर पर किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, जैसे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद? तो इस पर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार ऐसी कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन मीरा का आतंकी संगठनों से जुड़ाव था, ये बात तो कंफर्म है। मीरा ठाकुर इन संगठनों की औपचारिक सदस्य थी, लेकिन कुछ सुरक्षा एजेंसी इस मामले को गंभीर इसलिए मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अक्सर उन नेटवर्क्स का हिस्सा होते हैं जो खुफिया एजेंसियों और आतंकी संगठनों के बीच एक पुल का काम करते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के मामलों को केवल जासूसी नहीं, बल्कि संभावित आतंकी खतरे के रूप में भी देखा जाता है। ऑप इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती है कि इस नेटवर्क का काम केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी करना भी था, जिसमें रेलवे स्टेशन, सैन्य गतिविधियां वाले क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे। और इन जगहों से जुटाई गई जानकारी को डिजिटल माध्यम से पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जिससे ये आशंका और मजबूत हो जाती है कि इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य में किसी बड़े ऑपरेशन या हमले की योजना बनाने के लिए किया जा सकता था। और इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इस नेटवर्क के काम करने का तरीका पारंपरिक जासूसी से अलग था, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था। वीडियो कॉल होते थे, एनक्रिप्टेड जो नेटवर्क्स हैं उनका इस्तेमाल किए जाते थे, एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको नॉर्मली लोग ट्रैक्स नहीं कर सकते, उसका यूज होता था। और यही बात द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी सामने आती है, जहां बताया गया कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल ट्रांसमिशन के जरिए एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया गया था, जो बिना ज्यादा शक पैदा किए लगातार काम कर हैंडलर्स करते थे हर जरूरत पूरा। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि मीरा ठाकुर का कनेक्शन 3 स्तरों पर फैला हुआ था। पहला, स्थानीय स्तर पर मौजूद सहयोगियों का नेटवर्क, दूसरा भारत के अलग अलग राज्यों में फैले संपर्क, और तीसरा पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स जो इस पूरे ऑपरेशन को निर्देशित कर रहे थे। और यही 3 स्तर मिलकर इसे एक साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला बनाते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है।
जांच में आया है सामने कि मीरा ठाकुर के फोन से 100 से ज्यादा वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई है। सोचिए, 100 से ज्यादा लोकेशंस की जानकारी। अगर ये सब दुश्मन के पास पहुंच चुका है तो ये केवल डेटा नहीं, ये संभावित हमलों का ब्लूप्रिंट है। और यही नहीं, इस नेटवर्क के तार आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अवैध हथियारों की सप्लाई, नकली नोटों का कारोबार और यहाँ तक कि पुराने आपराधिक मामलों में भी इनकी भूमिका की जांच हो रही है। दिखावे के लिए चलाती थी रिक्शा। अब इस कहानी का एक और अहम पहलू है जो इसे और खतरनाक बनाता है, वो है इसका वेशभूषा। जांच में सामने आया कि ये लोग आम नागरिकों की तरह रहते थे, धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाते थे और कई बार नौकरी का लालच देकर युवाओं को इस नेटवर्क में जोड़ते भी थे। यानी कि दुश्मन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि समाज के भीतर घुसकर काम कर रहा है। और ये मोहतरमा तो ई रिक्शा चलाती थी जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कार्रवाई की, क्योंकि ये खबर सिर्फ खतरे की नहीं बल्कि उससे लड़ने की भी है। गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 18 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। और इसके बाद एटीएस, आईबी और अन्य एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जाल कितना बड़ा है, कितना गहरा है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। मीरा ठाकुर पहले भी गिरफ्तार हो चुकी थी अवैध हथियार और नकली नोटों के मामले में, लेकिन बाद में उसे मानवीय आधार पर जमानत मिल गई थी और आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से यही काम शुरू कर दिया। यानी सिस्टम की एक चूक जो इसको छोड़ा और दुश्मन को फिर से मौका मिला। क्या भारत का सिस्टम कमजोर है? यहां से मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राजनीति का भी हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां पर्याप्त सतर्क है? क्या ऐसे नेटवर्क पहले भी सक्रिय रहे हैं? क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा दुश्मन उठा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि यह नेटवर्क 50 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट कर रहा था, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। यानी कि अगर समय रहते इसे नहीं पकड़ा जाता तो शायद देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। और ये मामला हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है कि आज की जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जा रही है बल्कि डेटा की जंग है, जानकारी की जंग है। और इस जंग में दुश्मन हर उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है जहां से वो अंदर घुस सके। फिलहाल जांच जारी है और हर नया खुलासा शायद और भी चौंकाने वाला होगा। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसे नेटवर्क को समय रहते नहीं रोका गया तो यह सिर्फ जासूसी नहीं रहेगा, यह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। और इसीलिए आज का सवाल यही है कि क्या हम सचमुच में सुरक्षित हैं या खतरा हमारे बीच ही छिपा बैठा है? हो सकता है आपके आसपास, आपके बीच, आपका पड़ोसी, कोई भी। इसलिए अलर्ट रहिए और कहीं कोई संदेह हो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।